हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। सीबीएसई, यूपी, एमपी, बिहार बोर्ड क्लास 6 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको इन कोर्सेज के लिए कुछ भी पे नहीं करना है स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उनके लिंक्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही आप उन लिंक्स पर क्लिक करेंगे आपको ई बुक्स और ई नोट्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि है क्लॉजेस। स्टूडेंट्स, ये जो बेसिक ग्रामर सीरीज हमने स्टार्ट की है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, ये एकदम बेसिक है, रूट लेवल से मैंने आपको इसमें सिखाया है। ये बोर्ड स्पेसिफिक तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ग्रामर जो है बोर्ड्स के अकॉर्डिंग अपने रूल्स चेंज नहीं करता है। इसके अलावा यानी ग्रामर में रूल्स कभी चेंज नहीं होते हैं कि अगर इस बोर्ड का है तो ये रूल होगा और दूसरा बोर्ड है तो अलग रूल होगा, ऐसा नहीं होता। रूल्स हमेशा सेम रहते हैं ग्रामर के। लेकिन जब क्लास की हम बात कर रहे हैं तो चाहे आप 6th क्लास में हैं या 12th क्लास में हैं या इससे जूनियर सीनियर क्लासेस में भी अगर हैं, तो भी ये सीरीज़ आपके लिए रेलेवेंट है और हेल्पफुल है। राइट स्टूडेंट्स, तो जल्दी से आज का वीडियो हम ये स्टार्ट करते हैं और क्लॉजेस को समझते हैं। इससे पहले कि हम क्लॉजेस को जानें और हर वीडियो की तरह क्लॉजेस पर मैं आपको एक ब्रीफ बैकग्राउंड दूं, हम थोड़ा सेंटेंसेस, फ्रेजेस और क्लॉजेस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कभी भी कोई कॉन्सेप्ट समझने से पहले जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट समझते हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि वो हेल्पफुल कैसे है, क्या उसकी ज़रूरत है, ये सब जानना भी ज़रूरी होता है। ठीक है। दूसरा, हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं, टॉपिक को समझना होता है, तो हम ना चाहते हुए भी उसको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, टेंसेस अगर पढ़ रहे हैं तो अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे ना, तो हम चाहे या ना चाहे उसको सिंपल फ्यूचर या सिंपल पास्ट टेंस के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। वहीं पर अंकिता मैम आती हैं और आपको थोड़ा रोकती हैं कि कंपैरिजन करने से पहले हमको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यानी प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, ये तीनों ही आपको पहले अलग अलग सीखने ज़रूरी हैं। उसके बाद इनका अगर कंपैरिजन करके हम सीखेंगे तब डिफरेंस समझ में आएगा और तब कॉन्सेप्ट और भी बेहतर क्लियर हो जाएगा। लेकिन बेसिकली तो कॉन्सेप्ट हमको सेपरेटली ही सीखना है, राइट। लेकिन आज थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट में तब्दीली लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि क्लॉजेस को सीखने का तरीका, आपको क्लॉजेस तब समझ में आएंगे। अगर मैं क्लॉजेस आपको सीधा समझाने लग जाऊं तो हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए। कैसे? देखिए, सबसे पहले हमने क्या सीखे थे? सेंटेंसेस, राइट। सेंटेंसेस सीखे। उसके बाद हमने क्या सीखा था? उसके बाद हमने सीखा फ्रेज क्या होते हैं। ठीक है, फ्रेज क्या होते हैं। और आज का जो वीडियो है वो किस पर है? क्लॉजेस पे। ठीक है, क्लॉजेस। सो सेंटेंसेस, क्लॉजेस और फ्रेजेस। पहले दो की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन जब हम क्लॉजेस सीखने लगते हैं तो ये थोड़ा सा ज़रूरी है कि हम क्लॉजेस को फ्रेजेस और सेंटेंसेस से अलग कैसे है, पहले वो सीख लें। क्योंकि जब वो समझ में नहीं आता है तो थ्रू आउट जब मैं आपको क्लॉजेस समझा रही होंगी ना, तब आपके दिमाग में पता है क्या चलेगा? अरे ये तो लेकिन सेंटेंसेस में भी तो होता है, अरे ये शायद फ्रेजेस में भी होता है, राइट। तो ये कन्फ्यूजन पॉसिबल है कि आपके दिमाग में रहे, और हमें तो किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन या डाउट रखना है ही नहीं, इज़न्ट इट। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक ऐसी सिमिलैरिटी जो इन तीनों में ही है, और वो क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट। यानी ये तीनों की ही अगर डेफिनेशन की बात करें तो जो सबसे पहला टॉपिक आता है कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड अ क्लॉज इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो बेटा एक सिमिलैरिटी हो गई जो फ्रेजेस में भी है, सेंटेंसेस में भी है और क्लॉजेस में भी है, राइट। ये एक सिमिलर पॉइंट हो गया, एक कॉमन पॉइंट हो गया तीनों में। अब हम बात करते हैं डिफरेंस की। हमने जब सेंटेंसेस की बात की तो सेंटेंस का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है? सेंटेंस का फॉर्मूले का मतलब होता है कि एक टेंसेस ही मान लो, चाहे जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? बेसिक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये मेन फाउंडेशनल फॉर्मूला है। ठीक है, इसके साथ
ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के बिना क्या सेंटेंस बनना संभव है? बिल्कुल संभव है। इसीलिए जब फ्रेजेस की भी हमने बात की थी तो हमने उसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं लगाया था। यहाँ पर भी हम ऑब्जेक्ट अभी नहीं लगा रहे हैं। हम यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब से ही हम इसको समझेंगे, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के भी हम एक सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। फ्रेजेस के अंदर क्या सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बो होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। अगर हम इसकी बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बो जो है वो बेटा नहीं होता है। कैसे क्या होता है? या तो सिर्फ सब्जेक्ट होगा, या फिर सिर्फ वर्ब होगा, या तो कोई एक ही होगा, या फिर चाहे सब्जेक्ट हो चाहे वर्ब हो, दोनों में से या तो फिर एक ही होगा या फिर दोनों ही नहीं होंगे, राइट? या फिर दोनों ही नहीं होंगे। अब हम क्लॉजेस पर आते हैं। क्लॉजेस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बो होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बो होता है, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब कंपोनेंट क्लॉजेस में भी है, सेंटेंसेस में भी है, फ्रेजेस में ये नहीं होता। या तो दोनों में से कोई एक होगा या दोनों ही नहीं होंगे। दोनों का होना फ्रेज नहीं कहलाएगा। अगर दोनों हुए तो वो फ्रेज नहीं कहलाएगा, राइट? दूसरा, एक्चुअली तीसरा, मतलब दूसरा डिफरेंस मैं कहना चाह रही थी। एक तो सिमिलैरिटी वाला पॉइंट था, दूसरा डिफरेंस जो है वो क्या है? हमने फ्रेजेस का क्या पढ़ा था? इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, यानी ये इट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, अकेला कोई मीनिंग नहीं देता है। मतलब यानी फ्रेजेस इट डजंट गिव complete meaning. It doesn't give complete meaning. अब स्टूडेंट्स, आप अगर सोच रहे हैं कि मैम ये तो आप पूरा चार्ट बना के हमें दे देती, नहीं, ये बना बनाया चार्ट आपके लिए उतना हेल्पफुल नहीं है जितना मैं आपको एक सीक्वेंस के हिसाब से बता रही हूँ, राइट? हम ये पढ़ चुके हैं कि इट डजंट गिव कंप्लीट मीनिंग फ्रेजेस में यही होता है। सेंटेंसेस में हमने क्या पढ़ा था? देखिए स्टूडेंट्स, सीक्वेंस में ही हमको सीखना है, सीक्वेंस में ही सीखना है तो हम समझेंगे। सेंटेंसेस में क्या होता है? इट ऑलवेज गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग, यानी एक सेंटेंस का अर्थ ही यही होता है कि वो पूरा अर्थ दे। सेंटेंस होता है ये कि जहाँ जो बात कही है वो पूरा अर्थ दे, पूरा मीनिंग दे, ठीक है? इट ऑलवेज गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। इट डजंट गिव कंप्लीट मीनिंग, इट डजंट गिव, ये मैं आपको थोड़ा सा और प्रॉपरली लिख देती हूँ, ठीक है? इट डजंट give a complete meaning, it always gives a complete meaning। अब आया clauses पे। clauses में क्या डिफरेंस है? अगर यहाँ पर मैंने सेम ही मीनिंग लिख दिया तो सेंटेंसेस और clauses में तो कोई डिफरेंस ही नहीं रहा, क्योंकि अभी तक clauses और sentences के जो पॉइंट्स जितने भी आए हैं दोनों में सेम ही आए हैं, दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, दोनों में ही सब्जेक्ट और वर्ब कंपोनेंट होता है। व्हाट अबाउट द मीनिंग? तो यहाँ पर ये है इट मे और मे नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस, यानी कुछ केसेस में ये पूरा सेंस बनाएगा और कुछ केसेस में क्लॉज जो है पूरा सेंस नहीं बनाएगा। ये कैसे होगा? देखिए,
यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मतलब कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ, शी इज़, राइट। अब यहाँ ये क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? हाँ, एक से ज़्यादा वर्ड्स होते ग्रुप ही हो जाता है, चाहे 2 हो या 2000। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो क्लॉज की एक कंडीशन कंप्लीट हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर शी क्या हमारा सब्जेक्ट है? शी के बारे में ही बात हो रही है ना। जिस विषय पर बात हो रही होती है वो विषय ही तो अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहा जाता है। तो यहाँ शी हमारा सब्जेक्ट हो गया। वर्ब है क्या? है। इज हमारा वर्ब है। जब हम क्लॉजेस, सेंटेंसेस, फ्रेजेस ये जब पढ़ रहे हैं ना, तो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब अभी हम काउंट नहीं करते जब हम फॉर्मूले के हिसाब से बात कर रहे होते हैं, राइट। तो यहाँ पर चाहे मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, फ़र्क नहीं पड़ता, बस वर्ब होना चाहिए, ठीक है। तो क्या सब्जेक्ट हो गया है, वर्ब हो गया है, तो क्या हमारी सब्जेक्ट और वर्ब कंपोनेंट होने की कंडीशन भी, ये शर्त भी पूरी हो गई है क्या? बिल्कुल हो गई है। लेकिन शी इज़, क्या ये कोई पूरी बात कहते हैं? कुछ केसेस में ये पूरी बात कहते हैं। यानी अगर मैं कहना चाहती हूँ कि वो एक अच्छी टीचर है, तो इंग्लिश में कैसे कहूँगी? शी इज़ अ गुड टीचर, राइट। तो यानी शी इज़ अ गुड टीचर एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस बनता है जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बो भी है, और वो पूरा अर्थ भी देता है। तीनों कंडीशन पूरी हो रही है, शी इज़ अ गुड टीचर। लेकिन इस सेंटेंस में से शी इज़ अ गुड टीचर, ये पूरा सेंटेंस है। इस सेंटेंस में जब मैंने सिर्फ पहले 2 शब्द यहाँ जब ले लिए, शी इज़, तो क्या वो कंप्लीट सेंटेंस देते हैं क्या? नहीं। क्या वो शी इज़ वो है? वो क्या है? वो क्या है? वो टीचर है, वो कम्युनिकेटर है, वो क्या है? क्या कोई समझ में आ रहा है? टीम लीडर है या एक होम मेकर है? क्या है? क्या कुछ समझ में आ रहा है शी इज़ से? नहीं। तो इस केस में क्या ये कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है आपको? कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रहा है, और ये एक क्लॉज है। ये एक क्लॉज है क्योंकि कंडीशंस सारी पूरी हो रही हैं। लेकिन वहीं बेटा ये सेंटेंस देखो, शी इज़ अ गुड टीचर की बजाय अगर यहाँ इज़ शी अ गुड टीचर हो जाए, फिर से यहाँ अच्छे से लिख देती हूँ, इज़ शी अ गुड टीचर, अगर ऐसे हो जाए और क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे? शी इज़, क्या वो एक अच्छी टीचर है? वो है। तो यहाँ पर ये फुल स्टॉप आ जाएगा, और उस केस में शी इज़ एक पूरा मीनिंग दे रहा है, एक पूरा ये सेंटेंस के तौर पे आ रहा है, और उस केस के अंदर हम इसे सेंटेंस भी बोल सकते हैं और हम इसे क्लॉज भी बोल सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ क्लॉज में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट का लेना देना नहीं होता। यहाँ पर तो फिर भी मैं यहाँ एक प्लस ओ लिख देती हूँ कि प्लस ओ यानी ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस बन सकता है, लेकिन क्लॉज में ऑब्जेक्ट का कोई भी मतलब सच नहीं होता है, ठीक है। वो क्या मतलब होता है या कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्लॉज के अंदर एक आएगा, वो तो हम खैर आगे डिटेल में पढ़ लेंगे, आगे समझ ही लेंगे। लेकिन अब जब बेसिक फार्मूला की बात कर रहे होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं, तो वो सिर्फ इतना ही है। बेटा क्या यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है? ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको समझना है। अब ये है एक चार्ट जो मैंने आपको बताया है। ये चार्ट हाँ मैं बिल्कुल बनाया बनाया आपको दे सकती थी, लेकिन ये चार्ट किस सीक्वेंस में मैंने बना है, ये ऐसा नहीं 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं बना है। 1 2 3 4 then 5 6 7 then 8 9 and 10 इस तरह से बना है। और हमारा हाईलाइट आज का सिर्फ ये है क्योंकि हम क्लॉजेस ही आज पढ़ेंगे। सो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है आज की समझने के लिए, ठीक है। इज़ इट क्लियर? तो कुछ केसेस में शी इज़ मेक्स नो सेंस, और कुछ केसेस में शी इज़ गिव्स कंप्लीट मीनिंग, राइट स्टूडेंट्स? क्लियर है? आगे बढ़ें। अब देखिए यहाँ हम पढ़ते हैं हमारे क्लॉज की डेफिनेशन, और तब समझते हैं अ क्लॉज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वन एंड द सेम थिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अप अ सेंटेंस, जिससे सेंटेंस एक बनता है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिनसे मदद होके सेंटेंस बनता है।
इट कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। अब मैंने आपको बताया था कि प्रेडिकेट जो है पिछले जब हम फ्रेजेस का जब हमने वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि आगे चल के प्रेडिकेट बताऊंगी। प्रेडिकेट होता क्या है? हम बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रेडिकेट एक तरीके से वर्ब ही है। जैसे अगर मैं कहूँ शी ran across the road, she ran across the road। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है? she, वर्ब क्या है? ran, पास्ट फॉर्म है वर्ब की। लेकिन यहाँ पर प्रेडिकेट क्या होगा? यहाँ पर आप प्रेडिकेट क्या होता है वो भी सीख लीजिए, और प्रेडिकेट और वर्ब में डिफरेंस क्या होता है वो भी सीख लीजिए। यहाँ पर ये डिफरेंस है कि ये इतना सा जो रैन पार्ट है वो है हमारा वर्ब, लेकिन प्रेडिकेट क्या होगा कि ये सब्जेक्ट क्या कर रहा है? भाग रहा है। एक्चुअली शी है, भाग रही है, लेकिन कैसे, कहाँ, क्या भाग रही है वो पूरा हिस्सा हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। तो रैन अक्रॉस द रोड ये पूरा हमारा प्रेडिकेट होगा। रैन होगा हमारा वर्ब, बाकी हमारा पूरा क्या होगा? प्रेडिकेट। यानी एक्चुअल में क्या एक्शन कैसे हो रहा है, और एक्शन की जो फुल कंप्लीट डिटेल जो होती है वो प्रेडिकेट होती है। कई जगह आपको प्रेडिकेट की डेफिनेशन ये भी मिल जाएगी कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो सेंटेंस होता है वो पूरा ही, यानी बचा खुचा जो सेंटेंस होता है उसे पूरा ही प्रेडिकेट कहा जाता है। और ये भी बेसिक लेवल की एक अंडरस्टैंडिंग का है, क्योंकि बेसिक सेंटेंसेस होते हैं, जैसे ये भी एक बेसिक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में ये डेफिनेशन बिल्कुल एप्लीकेबल है कि शी रैन अक्रॉस द रोड, इसमें से हम सिर्फ सब्जेक्ट को अगर हटा लें तो बाकी का जो पूरा सेंटेंस है वो प्रेडिकेट हो जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं बेटा जहाँ पर ये सेम डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कुछ लेंदी सेंटेंसेस हैं, एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस है, मैं तो वहाँ गई थी लेकिन वो वहाँ पर नहीं आई, इसलिए मेरा जो प्लान है पूरा ही ख़राब हो गया। ये कितना सारे सेंटेंसेस का एक तरीके से देखा जाए तो मैंने 3-4 लाइनों का ये एक सेंटेंस बोला है, पूरी एक बात कही है। तो ऐसे एक सेंटेंसेस में जब 2 से 3 सेंटेंसेस मिल जाते हैं, आते हैं, वहाँ ये सेम डेफिनेशन का अप्लाई होना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको वो हर सेंटेंस तोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस बोला, 1 2 3, मतलब 3 लाइनें बोली हैं और इन 3 लाइनों का एक ही सेंटेंस है, तो यहाँ बीच में कॉमा आता जाएगा। तो ये जो प्रेडिकेट वाली जो डेफिनेशन है कि सिर्फ सब्जेक्ट हटा दो, बाकी बचा हुआ पूरा सेंटेंस प्रेडिकेट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि हमने ये पहली वाले लाइन का ये सब्जेक्ट यहाँ पर हटा दिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा प्रेडिकेट हो गया। ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट क्या होगा, हमें हर एक, ये जो हर लाइन है ना, हर लाइन का हमको सब्जेक्ट देखना होगा, और हर लाइन का या हर सेंटेंस का अपना एक प्रेडिकेट होगा। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। क्या ये समझ में आई? तो हाँ, जो डेफिनेशन की एप्लीकेशन है वो सेम है, लेकिन अप्लाई करना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। इज़ इट क्लियर बेटा? बहुत बेसिक तरीके से समझा रही हूँ, होपफुली ये आपको समझ में आया हो। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो जब मैंने आपको पीछे सब्जेक्ट और वर्ब की बात बताई थी, क्लॉजेस की, तो आप ये मत सोचना मैम ने तो सब्जेक्ट वर्ब बताया, मैम ने तो प्रेडिकेट वाली चीज़ बोली ही नहीं थी। नहीं, हम उसे बेसिकली तो हम वर्ब से ही उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद यहाँ अब प्रेडिकेट पर आएंगे। ठीक है, रूट लेवल से। ऐसा नहीं है ना कि मैम ने पहले तो बीज की ही बात बताई और अब जड़ की बता रही है, बीज से ही तो जड़ें निकलती हैं ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट अ क्लॉज शुड हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अभी तो क्लियर है कि ये भी कहा जा सकता है कि एक क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है। और ये देखिए एंड लगा है यहाँ पर, और नहीं लगा है, ये ध्यान रखिए, और नहीं लगा हुआ है, तो कीप सच थिंग्स इन माइंड। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि किस तरीके से क्लॉजेज एक सेंटेंस में आते हैं। राइट, यहाँ देखिए, सोनू वॉन्ट्स सम राइस, सोनू को कुछ चावल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए
सोनू हमारा क्या हो गया है, सब्जेक्ट हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। वॉन्ट्स क्या है, कुछ चाहना, कि वो क्या चाह रहा है, उसकी कुछ इच्छा है, या वो इट्स नॉट ओनली अबाउट इच्छा। वॉन्ट्स का मतलब सिर्फ इच्छा ही नहीं होता। मान लीजिए अगर दुकान पे ख़रीदने के लिए गया है तो तुम्हें क्या चाहिए, आई वॉन्ट सम राइस, तो कुछ चावल, हो सकता है कच्चे चावल की भी बात कर रहा हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा वॉन्ट्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, वॉन्ट्स क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। तो हमारे पास सब्जेक्ट है और हमारे पास वर्ब भी है। तो ये सोनू वॉन्ट्स क्या हो गया है हमारा, क्या क्लॉज हुआ कि नहीं हुआ, इज इट राइट और नॉट, एब्सोल्युटली राइट। तो सोनू वॉन्ट्स हमारा एक क्लॉज हो चुका है। समराइज यहाँ पर क्या है, ये समराइज जो है वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट है। जो एक्शन हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, चावलों के ऊपर। तो ये एक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। सोनू वॉन्ट्स सिर्फ एक क्लॉज है जहाँ सब्जेक्ट भी आ रहा है, जहाँ वर्ब भी आ रहा है। इज इट क्लियर। अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं। शी वेंट टू द स्टेडियम, शी वेंट टू द स्टेडियम। क्या इस सेंटेंस में हमारे पास, सब्जेक्ट है, शी एक सब्जेक्ट है, वेंट एक वर्ब है, और टू द स्टेडियम क्या है, ये स्टेडियम क्या हुआ, ये एक प्लेस हो गई ना, हमें पता चल रहा है कि कहाँ गई। तो ये स्टेडियम को हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेस। और हम इसको और क्या कह सकते हैं, हम इसको नाउन भी तो कह सकते हैं, कॉमन नाउन। स्टेडियम गई, कौन से स्टेडियम गई, नाम वाम नहीं पता है इसलिए प्रॉपर नाउन नहीं है। सो ऑब्जेक्ट कैन बी अ नाउन और प्रोनाउन समटाइम्स, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है और वर्ब है। तो शी वेंट क्या क्लॉज हो गया। क्या आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि मैम शी वेंट फ्रेज हो जाएगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि शी वेंट में सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। दिशा इज़ अ गुड डांसर। तो दिशा एक अच्छी डांसर है। तो दिशा और इज़, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बो हो गया, क्या सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बो हो गया, बिल्कुल हो गया। इट इज़ अ क्लॉज और इसको अ गुड डांसर, वो एक अच्छी नृत्यांगना है। क्लियर है, आगे बढ़े। आई ड्रिंक कोकोनट वाटर डेली। मैं रोज़ नारियल पानी पीती हूँ या पीता हूँ। ये डेली की रूटीन की बात है। यहाँ पर आई और ड्रिंक, तो आई हमारा सब्जेक्ट है, ड्रिंक क्या हो गया है हमारा वर्ब है। उसके बाद क्या है जो एक्शन हो रहा है कि ये, हालांकि ये ड्रिंक से लेकर डेली तक पूरा प्रेडिकेट ही है, लेकिन हम सब्जेक्ट वर्ब के अनुसार ही सिर्फ समझेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या है हमारा, आई ड्रिंक कोकोनट वाटर डेली। क्या पीते हैं, कोकोनट वाटर पिया जाता है। और कब पिया जाता है, डेली। तो एक चीज़ यहाँ देखिए, कोकोनट वाटर क्या हुआ हमारा, एक नाउन हो गया। सो कैन वी से इट इज़ अ नाउन फ्रेज, yes we can say it is a noun phrase। डेली क्या है, रोज। तो ये डेली बताना क्या हो गया कि कब कब पीते हैं, डेली हो गया हमारा एडवर्ब। क्या ये हमारा एडवर्ब हो गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जब सेंटेंसेस और फ्रेजेस एक बार हम पढ़ ले तो हर सेंटेंस में कोशिश करनी चाहिए इनको आइडेंटिफाई करने की। येस और नो, क्या समझ में आ रहा है। फ्रेजेस में मैंने बताया था कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा फ्रेज होते हैं नहीं, एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा फ्रेज हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि वो दोनों फ्रेज सेम हो, दोनों फ्रेज अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है, आया समझ में अच्छे से। अब आगे बढ़ें। अब यहाँ हमारे पास शी जम्प्ड, कम हियर, ये वाले जो, अब जैसे मैंने जो शी इज़ वाला जो एक एग्जाम्पल आपको पहले दिया था ना, शी इज़ वाला एग्जाम्पल समझना तो बहुत आसान है। जब वो एक सेंटेंस के तौर पर है तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ रहे हैं इसके अंदर, तो क्लॉज है। चाहे वो अब कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो या फिर चाहे वो एक इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा हो, मतलब फुल स्टॉप अगर हटा देंगे हम, देखिए पंक्चुएशन एक छोटा सा बिंदु है लेकिन कितना मायने रखता है, फुल स्टॉप पूर्ण विराम कितना मायने रखता है। अभी शी इज़ का मतलब है कि अधूरा सेंटेंस है और अभी का मतलब ये क्या हुआ, पूरा एक सेंटेंस हो गया। तो भले ही सेंस दे रहा हो ये वाक्य, भले ही सेंस ना दे रहा हो, लेकिन ये क्लॉज की कैटेगरी में आता है, बिल्कुल आता है।
लेकिन मैम शी जम्प्ड तो सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, तो इट्स ईजी, तो ये तो हमें समझ में आ गया। शी क्या है? सब्जेक्ट, और जंप क्या है हमारा? जंप करना, उछलना कूदना, क्या? तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो ये तो हमारी क्लॉज की कैटेगरी में आ सकता है, ठीक है। फुल स्टॉप हटा देंगे तो बिल्कुल हम आगे कोई सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। बट कम हियर, कम के अंदर कम तो एक वर्ब हो जाएगा। हियर क्या है? हियर क्या है यहाँ पे? यहाँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो मैम कम हियर किस तरीके से एक कम हियर तो किसी भी तरीके से सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं हो सकता। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और इस एग्जाम्पल को, ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आए इसीलिए मैंने वो शी इज़ वाला एग्जाम्पल दिया था। अगर ये सेंटेंस में पूरा लिखकर मान लीजिए ऐसे लिखूँ कम हियर राइट नाउ, तो ये एक अलग मीनिंग हो जाता है कि अभी इसी वक्त यहाँ पर आओ। इसमें एडवर्ब भी है, नाउ जो ये हो गया राइट नाउ, राइट नाउ जो हो गया वो एडवर्ब भी ऐड हो गया, लेकिन सब्जेक्ट तो इसमें अभी भी नहीं आया, लेकिन सेंटेंस बन रहा है अब, फिर भी पूरा मीनिंग दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस पढ़कर आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पर ये जो कम हियर किसके बारे में बात हो रही है। यानी मान लीजिए दो लोग अगर बात कर रहे हैं और उन दो में से एक ने कहा कम हियर, तो ये बट ऑब्वियस बात है कि अगर मैं कह रही हूँ कम हियर तो किसी दूसरे व्यक्ति को ही कह रही होंगी। आप अगर कहीं लिखा हुआ पढ़ें कि कम हियर है तो ऑब्वियस सी बात हो जाती है ये कि हाँ कम हियर अगर बोला है कि इधर आओ, तो इसका मतलब आप किसी दूसरे व्यक्ति को बोल रहे हो, भले रिक्वेस्ट कर रहे हो प्लीज़ कम हियर, या फिर आदेश दे रहे हो कम हियर इधर आओ, ठीक है, वो किसी भी वे में कह रहे हो, इट मीन्स बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? हिडन है। हिडन का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ, ठीक है। हाइड एंड सीक खेलते हैं ना, छुपन छुपाई, तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो छुपा हुआ है कि यहाँ पर ये जो कम हियर किसको बुलाया जा रहा है? यू। ये यू जो है वो क्या है? हमारा छुपा हुआ है। हम इसको एक बार इस तरीके से एक हाइलाइटर के तौर पे, एक तरीके से ये हाइलाइटर मैंने इससे लगाया, एक तरीके से पर्दा बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इस पे पर्दा लगा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है ये, ठीक है। तो ये कम हियर किसके बता रहे हैं कि एक हिडन सब्जेक्ट इसके अंदर है। अब यहाँ पर हिडन सब्जेक्ट आ गया तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्या दोनों ही ये हो गया है? क्या सब्जेक्ट प्लस वर्ब कंपोनेंट वाली जो एक कंडीशन है क्या यहाँ पर फुलफ़िल हो रही है? बिल्कुल फुलफ़िल हो रही है। और इसीलिए कम हियर या इस तरीके के और भी जो सेंटेंसेस या क्लॉजेस जो बनते हैं जिनमें सब्जेक्ट हिडन रहता है वो भी क्लॉजेस होते हैं और वो भी सेंटेंसेस भी होते हैं जो एक कंप्लीट अर्थ देते हैं, पूरा मीनिंग देते हैं और सब्जेक्ट और वर्ब होने की, सब्जेक्ट और वर्ब कंपोनेंट होने की शर्त को भी पूरा करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, क्या ये क्लियर है? एक चीज़ यहाँ पर ये भी समझ लीजिए, अगर आप ये सोचने लग जाएं कि मैम कम ऐसी कंडीशन में, तो जैसे मैंने आपको फ्रेज़ के अंदर एक एग्जाम्पल दिया था, कम का एग्जाम्पल दिया था, जंप का एग्जाम्पल दिया था, यस, ये सब मैंने आपको एग्जाम्पल्स और दिए थे जिसके अंदर जंप और कम, एलास भी एक आपको एग्जाम्पल दिया था, राइट। मतलब इंटरजेक्शंस वाले भी फ्रेजेस के अंदर आते हैं। ये एग्जाम्पल्स आपको दिए थे फ्रेजेस में, ठीक है। यहाँ पर मैं फ्रेजेस भी लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे। इसमें भी आपको अगर सोच रहे हो चलो एलिस वाला तो एलास वाला तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर कम और जंप वाला जो एग्जाम्पल मैंने दिया तो आप सोच सकते हैं कि अरे इसके अंदर भी तो हम हिडन एक सब्जेक्ट सोच सकते हैं, हम हिडन एक सब्जेक्ट मान सकते हैं ना कि एक सब्जेक्ट ही हो। कि इसके अंदर एक हिडन सब्जेक्ट है, एक तो हिडन सब्जेक्ट होने के बाद भी तो ये मतलब इस तरीके से आ ही जाएगा ना। लेकिन क्यों डिफरेंस है?
क्या डिफरेंस है यहाँ पर? एक स्पेसिफिसिटी का, क्योंकि यू कम, जब अगर हम मान लीजिए यू को अगर हम लोग हिडन भी रखते हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब बन गया, सब्जेक्ट और वर्ब तो बन गया, लेकिन क्या आपको एक कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है क्या? Is it giving you a complete meaning? No, it is not giving you any complete meaning. आपको इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है ये, ठीक है। तो ना तो आपको कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहा है, और उस कंडीशन में यू और कम जब ये हो जाएगा तो इसका मतलब वो फिर फ्रेज़ नहीं रहता है। समझ में आया? ये स्टूडेंट्स हो सकता है शुरुआत में ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन यहाँ पर ये जो कम हियर, ये जो हियर जो है ना, इससे आपको एक मीनिंग समझ में आ रहा है। ये पता चल रहा है कि जो बुलाया जा रहा है, कहाँ बुलाया जा रहा है, यहाँ इधर बुलाया जा रहा है। ये एक रीज़न होता है कि क्यों इसमें और इसमें डिफरेंस है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर स्टूडेंट्स। ये हमारे बेसिकली जो क्लॉज हैं, जो उनकी एग्जाम्पल्स हैं, वो हमने यहाँ समझ लिए हैं। अब हम किसकी ओर बढ़ेंगे? क्लॉजेस के टाइप्स पे। क्लॉजेस जो है वो मेजरली दो तरीके के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा होता है डिपेंडेंट। सो अकॉर्डिंग टू हाउ अ क्लॉज बिहेव्स इन अ सेंटेंस, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दे आर मेन क्लॉज, जिसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है, और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है, राइट। अब मैं यहाँ पर आपको एक सेंटेंस लिखकर बताती हूँ और समझाती हूँ कि किस तरीके से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस बनते हैं। देखिए, I will meet him, मैं उससे मिलूंगी। क्या ये पूरा सेंटेंस दे रहा है, सॉरी, क्या ये सेंटेंस पूरा मीनिंग दे रहा है? येस और नो? तो स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस जब पूरा मीनिंग दे रहा है तो अपने आप में कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरह हम बात कर सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखूँ इफ ही comes here, if he comes here, I will meet him. तो ये जो if he comes here, अगर वो यहाँ आता है तो मैं उससे मिलूंगी, I will meet him, मैं उससे मिलूंगी। तो ये जो पहला हिस्सा है, ये जो पहला हिस्सा है ना, ये हम मान लेते हैं एक बार A पार्ट, और ये दूसरा हिस्सा है उसे हम मान लेते हैं B पार्ट। तो जब हमने ये B पार्ट लिखा था, तब क्या वो B पार्ट पूरा अपने आप में एक अर्थ दे रहा था? बिल्कुल दे रहा था। लेकिन जब हमने ये A पार्ट लिखा, तो अभी B पार्ट को देखो, मैं B पार्ट के आगे खड़ी हो गई हूँ, अब उसे आप पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ A पार्ट को पढ़िए। इफ़ ही कम्स हियर, इफ़ का अर्थ क्या होता है? अगर या फिर यदि। तो यदि वो यहाँ आता है तो क्या पूरा अर्थ दे रहा है क्या ये A पार्ट? नहीं। इस A पार्ट का अर्थ समझने के लिए या इसका पता चलने के लिए तो एक सस्पेंस जो होता है ना, वो धारावाहिक आ रहे होते हैं, सीरियल्स आ रहे होते हैं। तो देखिए अगले एपिसोड में, इस तरीके से ही देखिए अगले एपिसोड में, तो अगला एपिसोड की ज़रूरत पड़ेगी इसका ये राज खोलने के लिए कि यदि अगर वो आता है तो क्या होगा। तो ये क्या होगा? मैं उससे मिलूंगी या मिलूंगा, जो भी, ठीक है। तो हमें A पार्ट का अर्थ निकालने के लिए, मीनिंग निकालने के लिए B पार्ट के होने की ज़रूरत है, लेकिन B पार्ट का अर्थ निकालने के लिए A पार्ट की ज़रूरत थी क्या? जी नहीं थी। ये वाला सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता है और इसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर चूँकि मैं A और B पार्ट दोनों को एक सेंटेंस में लिख चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लॉजेस भी बताऊँगी आपको। देखिए दोनों सेंटेंसेस, मैंने आपको ध्यान है प्रेडिकेट के अलग अलग कि 3-4 सेंटेंसेस को अगर मैं जोड़ दूँ तो उनको एक सेंटेंस अगर बना लूँ तो हर एक हिस्से का अपना एक अलग प्रेडिकेट होगा। वो एक उदाहरण दिया था ना, वो उदाहरण यहीं लगेगा। क्या यहाँ पर सब्जेक्ट है? क्या यहाँ सब्जेक्ट है? यस, A सब्जेक्ट है। कम्स है तो ये भी क्या हुआ? वर्ब हो गया। यहाँ पर I सब्जेक्ट है, will एक वर्ब है,
ठीक है, मीट मेन वर्ब हो गई है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब दोनों में अपने अपने हिस्से हैं, दोनों के अपने अपने प्रेडिकेट हैं। ही वाला हिस्सा नहीं आएगा, कम्स से लेकर हियर प्रेडिकेट है क्या? बिल्कुल ये प्रेडिकेट है। मीट हिम प्रेडिकेट है क्या? बिल्कुल बिल्कुल प्रेडिकेट है, ठीक है, बिल्कुल प्रेडिकेट है। दो सेंटेंसेस है, दोनों के पास अपने अपने सब्जेक्ट वर्ब है, अपने अपने प्रेडिकेट हैं क्या? बिल्कुल हैं, और बिल्कुल हैं इसीलिए देखिए दोनों ही क्लॉजेज हैं ये। अभी तक ये समझ में आई बात आपको? अभी जो दोनों ही क्लॉजेज हैं उनमें ये देखिए कि ये निर्भर है बी पर। बी क्या ए पर निर्भर है? नहीं, इसीलिए ए क्या हो गया हमारा? सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी डिपेंडेंट क्लॉज। ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, और ये है आज़ाद पंछी, इसीलिए क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट हो गया। समझ में आया? क्या ये क्लियर है? इजी था बेटा, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। एक बार एक बेसिक चीज़ समझ में आ जाती है ना, फिर तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, राइट? अब मैं एक छोटी सी बात आपको और बताती हूँ जो पहले बताते बताते एकदम रुक गई, क्योंकि मुझे ये प्रेडिकेट वाला एप्लीकेशन बताना था उससे पहले। अब यहाँ आप ये देखिए, कई बार प्रॉब्लम क्या होती है, फिर से मैं एक सेंटेंस ही वाला लिख देती हूँ। कई बार दिक्कत ये होती है कि जब वो पूरा सेंटेंस लिखा हुआ था, ठीक है, पूरा सेंटेंस फिर से लिख देते हैं। इफ़ ही कम्स हियर, आई विल मीट हिम, राइट? इस तरीके से सेंटेंस लिखा हुआ था। तो जब हमारे सामने भी इस तरीके से ऑलरेडी पूरा सेंटेंस लिखा हुआ आता है, आप कहाँ क्लॉजेस पकड़ने में कंफ्यूज होते हैं? मैं बताती हूँ। मैंने तो आपको जब सिखाया तो पहले ऑलरेडी जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है पहले वो लिख दिया, तो आपके लिए वो समझना आसान हो गया, ठीक है, कि पहले ही आपको समझ में आ गया, अच्छा हाँ इसका तो मीनिंग पूरा अपने आप में निकल रहा है। लेकिन जब ये पूरा सेंटेंस आपके सामने लिखा रहता है ना, तब आपको ये इंडिपेंडेंट क्लॉज पहचानने में तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि यहाँ पर ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, उसके बारे में भी आप क्या सोचने लग जाते हैं कि आई विल मीट हिम। कब भाई? क्या? जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि वो यहाँ आएगा तभी मैं मिलूँ, जब तक ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं होगी तब तक मैं नेक्स्ट वाले का भी किस तरीके से समझ पाऊँगी? ये हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं। यही वजह है कि क्यों क्लॉजेस को आइडेंटिफाई करने में आपको परेशानी होती है। इसलिए स्टूडेंट्स हमेशा जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो एक या तो प्रश्न चिन्ह जैसे, प्रश्न चिन्ह मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन मार्क पर रुक जाएगा, नहीं, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एक डिपेंडेंट क्लॉज को पहचानने की पहले कोशिश करें, उसके बाद ही इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने आप बहुत इजीली क्लियर हो जाता है। कैसे? कभी भी शुरुआत इंडिपेंडेंट क्लॉज को पहचानने से मत करें। क्या करना है आपको? आपको करना है कि सबसे पहले डिपेंडेंट क्लॉज को आइडेंटिफाई करें। किस तरीके से? आपको ये सोचना है, जब भी कोई वाक्य या क्लॉज आपके दिमाग में एक प्रश्न उजागर करता है, जैसे यहाँ पर इफ आया, इफ ही कम्स हियर, एक तो सेंटेंस पढ़ना है ना, तो शुरुआत से करिए। एक कॉमा के बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो क्लॉज का पॉइंट देखते ही हम ऐसा लगता है कि कॉमा के बाद पढ़ने की कोशिश करें, नहीं, ये नहीं करना है। शुरुआत जहां से हो रही है सेंटेंस की, वहीं से ही पढ़ना है। अगर उसके अंदर कोई भी ऐसा शब्द आता है जिससे कॉमा तक का सेंटेंस जो है, शुरुआत से लेकर कॉमा तक का जो सेंटेंस है, उसका अर्थ पूरा नहीं आपको मिल रहा है कि अगर वो आता है तो ये जो तो है ना, इफ ही कम्स, तो क्या होगा फिर? अगर वो आएगा तो क्या मैं उसकी जान ले लूं, या मैं क्या करूं, या मैं उसको बहुत ही आदर भाव से यहाँ बुलाऊं? क्या करना है मुझे नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो एक तरीके का आपके दिमाग में एक प्रश्न छोड़ देता है, एक डाउट छोड़ देता है, और एक कंफ्यूजन सा छोड़ देता है। मतलब आपको वो उत्तर नहीं मिल पाता कि अच्छा वो आएगा तो फिर होगा क्या। जब ऐसा ही कोई सेंटेंस या ऐसा ही क्लॉज एक्चुअली जो आपके दिमाग में एक प्रश्न, कंफ्यूजन, कोई डाउट अगर छोड़ दे, तो वही हमारा क्या होता है? एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। और उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज को पहचानना आसान हो जाएगा। क्या ये समझ में आया आपको
इज इट क्लियर? इसके साथ ये भी समझ में आ गया कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉजेस हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, इफ दिस इज क्लियर, आगे आपको जो भी मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस या डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं उसे समझाने में परेशानी नहीं होगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम लोग पहले मेन क्लॉज जो है या फिर हमारा इंडिपेंडेंट या आज़ाद पंछी क्लॉज जो है उसको देखते हैं। अ मेन क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सब्जेक्ट होता है, इसमें वर्ब होता है। इट इज़ वन दैट कैन स्टैंड अलोन, यानी इसका अपना एक कंप्लीट अर्थ निकलता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका एक पूरा अर्थ अपने आप में निकलता है and makes a complete sense. That is why it is called an independent clause, और इसी वजह से इसे independent clause कहा जाता है। independent का मतलब ही होता है आज़ाद, एकदम फ्री। अब एग्जाम्पल्स देख लीजिए। अब स्टूडेंट्स ये भी देख लेना कि एक सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक डिपेंडेंट होगा और दूसरा इंडिपेंडेंट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी हो सकते हैं। कैसे, देखते हैं। आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, मुझे पता है कि कार कैसे चलाई जाती है। बट आई इन्जॉय राइडिंग बाइक्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक कनेक्टर है। हमने कंजंक्शन पढ़े थे, बट तो कई बार कई सेंटेंसेस में या कई क्लॉजेस में हम जो है कंजंक्शंस को अलग हटकर सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। तो अगर हम ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, इन दोनों को अगर फ्रेम करते हुए अगर देखें तो क्या ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस नहीं हो रहे हैं क्या? आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, आई एन्जॉय राइडिंग बाइक्स। अपने आप में क्या ये पूरा मीनिंग नहीं दे रहे हैं? अलग अलग, पहला सेंटेंस भी पूरा मीनिंग दे रहा है, ये सेंटेंस भी पूरा मीनिंग दे रहा है। तो क्या हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं? हाँ। लेकिन क्या हमें कनेक्टर को या कंजंक्शन को पढ़ना होता है या नहीं होता? बिल्कुल पढ़ना होता है, इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कई केसेस में क्या होता है, ना जाने क्यों, लेकिन स्टूडेंट्स अपने आप से ही ये दिमाग लगा लेते हैं कि ये तो अच्छा, ये तो कंजंक्शन हो गया ना, ये तो एक कनेक्टर हो गया ना। तो कभी भी ऐसे स्किप नहीं करना है, अपने हिसाब से चुनिंदा शब्दों को नहीं देखना होता है। जब हमने इफ़ पढ़ा था, इफ़ वाला सेंटेंस जो हमने पहले अभी मैंने आपको जो बताया था, इफ़ ही विल कम, तो ऐसा थोड़ी है कि इफ़ हम नहीं पढ़ेंगे, उसमें पढ़ना है। तो जितना कुछ लिखा है उतना पढ़ना है, राइट? तो यहाँ देखिए, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार बट आई इंजॉय राइडिंग बाइक्स। यहाँ पर ये जो ए सेंटेंस है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बी सेंटेंस जो है वो एक डिपेंडेंट है। लेकिन मुझे बाइक्स चलाना ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे बाइक्स चलाना ज़्यादा पसंद है, ये क्या अपने आप में पूरा सेंटेंस होता है क्या? नहीं। ये लेकिन कहाँ से आया? ये वही शब्द हैं, लेकिन, अगर, यदि, मगर, पर। ये वो शब्द होते हैं जो अधूरे सेंटेंसेस की पहचान है। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी देख लीजिए, मैंने जो आपको एक एग्जाम्पल दिया था उसके अंदर बी सेंटेंस जो था, बी पार्ट जो था सेंटेंस का, वो इंडिपेंडेंट था और यहाँ ए पार्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो जिस तरीके से सेंटेंस बना है उस हिसाब से आपको सोचना समझना पड़ेगा कि कौन सा वाला इंडिपेंडेंट है और कौन सा वाला डिपेंडेंट। अपने हिसाब, ये नहीं है कि हमेशा ए वाले ही डिपेंडेंट होते हैं या हमेशा बी वाले ही डिपेंडेंट होते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट इज टुडे इज़ वेडनेसडे। ये एक सिंपल सेंटेंस है और ये पूरी तरीके से एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, राइट? आई वॉज नॉट कीपिंग वेल सो आई टुक अ डे ऑफ वर्क। आई वॉज नॉट कीपिंग वेल का मतलब होता है कि मुझे ठीक महसूस नहीं हो रहा था, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इसलिए मैंने छुट्टी ली। अ डे ऑफ वर्क, काम से छुट्टी ली, काम से छुट्टी ली इसलिए। किस लिए भाई? इसलिए किस, यहाँ पर तो हमें इसलिए का मतलब मालूम है, लेकिन सिर्फ अगर इसको पढ़ेंगे तो क्या पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है, राइट? तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, सेकंड वाला डिपेंडेंट हो गया है। When I met you, I did not think we would get this close. When I met you, जब, वो एक मूवी भी आई थी ना, जब we met, right? तो when I met you, जब मैं तुमसे मिला या मिली,
आई डिड नॉट थिंक वी वुड गेट दिस क्लोज, हमें नहीं पता था कि हम इतने क्लोज हो जाएंगे, यानी हम हो सकता है बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, कई बार होते हैं ना कुछ लोगों से आप मिलते हो आपको बिल्कुल नहीं समझ, आपको कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसा है या कैसी है, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये पता चलता है कि आपकी उस व्यक्ति से बहुत अच्छी बन रही है, राइट। तो यहाँ पर बी सेंटेंस जो है ना, बी पार्ट जो है सेंटेंस का वो इंडिपेंडेंट है, ए वाला डिपेंडेंट है। जब हम मिले फिर क्या हुआ, तब क्या हुआ, क्या मतलब बिजली कड़की थी या क्या हो गया था तब, राइट। तो हमको ये रीजन कैसे पता चल रहा है, सेकंड पार्ट से, और सेकंड पार्ट है यानी बी पार्ट है इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट इज इट वाज माय सिस्टर्स बर्थडे येस्टरडे, हाउएवर शी डिड नॉट वांट टू सेलिब्रेट। अब यहाँ पर अगेन क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर से हाउएवर आ रहा है, एक तरीके का कंजंक्शन ही है, जो कनेक्टर कह देना चाहिए। इट वॉज माई सिस्टर्स बर्थडे येस्टरडे अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता है कि कल मेरी बहन का बर्थडे था। हाउएवर, हाउएवर यहाँ क्या है, मैंने बताया कनेक्टर, तो यहाँ पर किसी वजह से, मतलब हाउएवर शी डिडंट वांट टू सेलिब्रेट, लेकिन किसी वजह से, हालांकि वो अपना हालांकि उसका बर्थडे था लेकिन वो किसी वजह से उसको सेलिब्रेट नहीं करना चाह रही थी। तो ये जो सेंटेंस हुआ यानी बी पार्ट हुआ सेंटेंस का, वो क्या हुआ, वो एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। किसी वजह से वो सेलिब्रेट नहीं करना चाह रही थी, हालांकि इट वॉज माई सिस्टर्स बर्थडे। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ स्टूडेंट्स कि हाउएवर जब आ गया तो उस हाउएवर की वजह से कनेक्टर्स जो होते हैं ना, या कंजंक्शंस बोले हम, वो कंजंक्शंस या कनेक्टर्स जो होते हैं उसी की वजह से हमको जो है सेंटेंस अधूरे और इनकम्प्लीट लगते हैं। इनकम्प्लीट क्यों, क्योंकि ये तुमने काम क्यों किया, तुमने पानी मतलब बॉटल को क्यों गिराया, तुमने पानी की बॉटल को क्यों गिराया, तो ये जो क्यों शब्द है ना वो हमसे उत्तर मांगता है, आंसर मांगता है। मैंने इसलिए पानी की बोतल को गिराया क्योंकि, व्हाट है इसके आगे, क्या फिर क्या अर्थ निकलेगा नहीं मालूम है ना। वही जानने के लिए स्टूडेंट्स हमको एक आंसर चाहिए होता है। जो सेंटेंसेस या जो क्लॉजेस ये डिमांड करते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, जो उत्तर डिमांड करते हैं, कारण डिमांड करते हैं कि ये सेंटेंस आया तो इसका कारण क्या है, वो होते हैं डिपेंडेंट, और जो फ्री होते हैं, जो कारण अपने आप में कंप्लीट मीनिंग होता है, वो होते हैं इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर देखिए इंडिपेंडेंट, 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 दिस इज इंडिपेंडेंट, यहाँ पर हमें सिर्फ इंडिपेंडेंट को ही हाईलाइट करना है, राइट। क्लियर है, समझ में आया, आगे बढ़े। वेल स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हमारे सबऑर्डिनेट या फिर हमारे डिपेंडेंट क्लॉज पे। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, निर्भर होते हैं जो। So a subordinate clause is a group of words that consists of a subject, a verb and a subordinating conjunction or a relative pronoun. ये subordinating conjunction क्या हमने पढ़े हैं, जी हाँ हमने बिल्कुल पढ़े हैं। और a relative pronoun, क्या relative pronoun पढ़े हैं, जी हाँ हमने बिल्कुल पढ़े हैं। Unlike main clauses, subordinate clauses cannot stand alone or convey complete meaning when taken separately from the sentence it is a part of. अब यहाँ पर क्या है, मीनिंग वही है जो मैंने आपको अभी बताया है, बस एक्सप्लेन फॉर्म में है और उसको टर्म्स दी गई हैं, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये दिए गए हैं। कंजंक्शंस देखे थे ना, हाउएवर था, सो था और भी थे, बट वो भी था, राइट, काफ़ी सारे थे, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ जल्दी से बता दूँ, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस अगर आपको याद नहीं भी हैं या आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें कंजंक्शंस मैंने बताए हैं, तो प्लीज़ उसे देखिए ताकि आपके लिए ये समझना और आसान हो जाए कि वो कौन से शब्द होते हैं जिन्हें इस्तेमाल करके अगर कोई सेंटेंस बने तो उसका मीनिंग अपने आप में पूरा नहीं होता, राइट। तो ये प्लीज़ उसको देखिए, क्योंकि इसीलिए देखिए सीक्वेंस आया ना काम में, अगर हमने नहीं पढ़े होते कंजंक्शंस तो शायद यहाँ पर आपको फिर से वो समस्या होने लगती, लेकिन कंजंक्शंस पढ़े हैं तो आपको समस्या नहीं होगी। और इसी बात पे इस वीडियो को भी अब आप लाइक कर दीजिए, एंड स्टूडेंट्स डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेस। आफ्टर वी रीच्ड द होम, घर पहुंचने के बाद फिर क्या हुआ, वी डोंट नो। सिंस वी डोंट नो, क्योंकि हमें पता नहीं है तो हमें पता करने के लिए
इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आगे का सेंटेंस चाहिए। वी वॉच्ड अ मूवी, घर पहुंचने के बाद हमने मूवी देखी, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, IND लिख रही हूँ। और ये जो ए पार्ट है क्या वो डिपेंडेंट हुआ, ये डेप लिख रही हूँ, डिपेंडेंट। आफ्टर वी रीच्ड होम वी वॉच्ड अ मूवी। क्या क्लियर हुआ? बहुत ही ज़्यादा इजी है। आफ्टर वो शब्द है जिसके कारण हमें ये समझ में आया, ठीक है। एवरीबडी नोज द बॉय हु वन द मैच आउटगोइंग स्टूडेंट अवार्ड, हु वन द बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट अवार्ड, यानी एवरीबडी नोज द बॉय हु, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है। ये समझने में हो सकता है थोड़ी सी आपको दिक्कत रहे, लेकिन नहीं होगी अब से। एवरीबडी नोज द बॉय हु, ये हु जो है WHO, हु एक प्रोनाउन होता है क्या? बिल्कुल होता है। और ये क्या यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हो रहा है? ये हु किसे दर्शा रहा है? इस लड़के को। सब उस लड़के को जानते हैं जिसे या जो कि ये अवार्ड जीता है, बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट का अवार्ड जो जीता है। सब उस लड़के को जानते हैं जो, तो ये जो शब्द है ना, जो शब्द है वो किसको दर्शा रहा है? उस लड़के को दर्शा रहा है, ठीक है। यानी ये जो हु शब्द है वो किसे दर्शा रहा है? उस बॉय को। तो क्या ये एक रिलेशन हो गया है? क्या एक रिलेटिव प्रोनाउन है? हाँ, क्लियर हुआ बेटा? सिंपल है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन आ गया है, हु वन द बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट अवार्ड। यहाँ पर ये हु हटा देंगे अगर, या नहीं रहेगा, यानी इस रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता है, ये नहीं होगा तो ये सेंटेंस का अर्थ ही नहीं निकलेगा। क्लियर है? समझ में आया क्या? अब हम आगे बढ़े और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल कि माई मॉम आस्क्ड मी टू कॉल हर एज सून एज आई बोर्डेड द बस। आई बोर्डेड, एज सून एज क्या हुआ यहाँ पर? ये अगेन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये कंजंक्शन की वजह से ये दो सेंटेंसेस जुड़ रहे हैं। तो क्या बोला गया है कि मेरी मम्मी ने मुझे क्या कहा था कि जैसे ही तुम बस में बैठो वैसे ही मुझे कॉल कर देना। तो जैसे ही वैसे ही, तो यहाँ हमको समझ में आ रहा है अगेन इसकी वजह से ही ये सेंटेंस पूरा मीनिंग निकल के आ पा रहा है, राइट। तो इट इज़ अगेन अ डिपेंडेंट क्लॉज। देन व्हाइल वी वर वेटिंग एट द बस स्टॉप वी सॉ अ मंकी स्नैचिंग अ स्नैक फ्रॉम अ लिटिल बॉय। जब हम बस का वेट कर रहे थे उस दौरान हमने क्या देखा कि एक बंदर जो है एक छोटे बच्चे से स्नैक्स जो है, या वो जो भी खा रहा था, मूंगफली वगैरह जो भी, उससे एक बंदर जो है उस बच्चे से स्नैक्स वो छीन रहा था। तो जब हम बैठे हुए थे बस का वेट कर रहे थे, तो ये जब अगेन इंडिपेंडेंट क्लॉज है या डिपेंडेंट? पूरी तरीके से एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये भी ए पार्ट, राइट। नेक्स्ट इज Though Markham did not find the movie interesting, he stayed until the end of the movie. इसका क्या मतलब है कि हालांकि जो मार्कम है उसे मूवी में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, ठीक है, लेकिन he stayed until the end of the movie, लेकिन वो मूवी के अंत तक बैठा रहा। तो अगेन यहाँ पर क्या हुआ, जो फर्स्ट पोर्शन है वो एक डिपेंडेंट हुआ या इंडिपेंडेंट? पूरी तरीके से डिपेंडेंट, क्योंकि दो जो है अगेन हमारा क्या है, दो की हालांकि, राइट, कंजंक्शन ही है। हालांकि, और कौन सा वाला? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कि हालांकि हमको नहीं मूवी पसंद नहीं आ रही थी माकॉम को, माकॉम एक लड़के का नाम है, तो वो पसंद नहीं आ रही थी इसीलिए, लेकिन फिर भी वो बैठा रहा, मूवी के आखिर तक बैठा रहा, राइट स्टूडेंट्स। आगे बढ़ें। ऑल राइट, नाउ नोट करने वाली बात क्या है? डिपेंडेंट क्लॉजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस, यानी जिस तरीके का फंक्शन होता है डिपेंडेंट क्लॉजेस का, उसके अनुसार जो है डिपेंडेंट क्लॉजेस का जो भी फंक्शन होता है, जिस भी तरीके से वो काम करते हैं, उसके अनुसार उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। द टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेस आर नाउन क्लॉजेस, एडजेक्टिव क्लॉजेस, एडवर्ब क्लॉजेस। ये जितने भी टाइप के, ये बहुत सारे टाइप के भी डिपेंडेंट क्लॉजेस जो होते हैं वो होते हैं, जिन्हें हम बाद में कवर भी करेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ छोटी सी समझने की ज़रूरत ये है स्टूडेंट्स की, बेसिकली
सिर्फ इतना सा ही हमको इसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है। जिस तरीके से हमने फ्रेजेस के टाइप्स पढ़े थे, जैसे वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशनल, नाउन, ये वाले जो पढ़े थे, एडजेक्टिव, ये फ्रेजेस पढ़े थे, तो उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना था? वो फ्रेज़ जिसके अंदर जो शब्द हैं उनमें से जो शब्द नाउन को बता रहा है, या एडवर्ब को, या वर्ब को, या कोई प्रपोजिशन हो, या एडजेक्टिव हो, वो वाला फ्रेज़ उसी टाइप का फ्रेज़ हो जाता है। जैसे अगर नाउन को बता रहा है तो नाउन वाला फ्रेज़ हो जाता है, वर्ब को बता रहा है तो वर्ब फ्रेज़ हो जाता है। सिर्फ इतना ही होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है। ऑल्दो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे बाद में, लेकिन आज हमने सिर्फ जो मेन क्लॉज है और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सिर्फ उसी पर ही हमने फोकस किया है। राइट स्टूडेंट्स, इज़ इट क्लियर? क्या हम आगे बढ़ें? ओके, अब हम यहाँ पर आ गए हैं हमारी एक्सरसाइजेस पे। आइडेंटिफाई द क्लॉजेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड स्टेट वेदर दे आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। हमको यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना है इन सभी सेंटेंसेस में, राइट? पहला सेंटेंस है, नाओमीज मदर वॉज आउट ऑफ टाउन सो शी टुक केयर ऑफ एवरीवन एट होम। अगेन सो से हमें पता चल रहा है कि सेकेंड वाला जो सेंटेंस है या सेंटेंस का जो बी पार्ट है उसका रीज़न हमें हमेशा, मतलब इस सेंटेंस में उसका रीज़न हमें ए पार्ट से मिल रहा है। तो ए पार्ट क्या है? नाओमीज मदर वॉज आउट ऑफ टाउन। नाओमी की जो मदर है, उसकी मम्मी जो है शहर से बाहर गई हुई है, सो इसलिए शी टुक केयर ऑफ एवरीवन एट होम, इसीलिए वो सबका ध्यान अपने घर में सबका ध्यान रखती है। क्या ये समझ में आ रहा है कि इसीलिए, किस लिए? ये किस लिए का जवाब कहाँ से आ रहा है? इस ए से। तो ये क्या हुआ बेटा? ए पार्ट हुआ हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और बी पार्ट हुआ हमारा डिपेंडेंट। देखिए ए पार्ट क्या है? इंडिपेंडेंट, नाओमीज मदर वॉज आउट ऑफ टाउन, और बी शी टुक केयर ऑफ एवरीवन एट होम हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। क्लियर है? और क्या इजी है? बहुत इजी है। आई कुड नॉट स्टडी एज द लाइट्स वेंट आउट। एज से क्या पता चल रहा है? सो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आई कुड नॉट स्टडी, मैं पढ़ नहीं सकी या पढ़ नहीं सका। एज द लाइट्स वेंट आउट, डिपेंडेंट हो गया एज। इस एज शब्द से पता चल रहा है हमको, तो एज द लाइट्स वेंट आउट, क्योंकि लाइट्स जो है वो चली गई थी, बिजली चली गई थी। क्लियर है? Since she was absent for over a month, she found it hard to catch up with all that was going on at the office. तो कॉमा से पहले का एक बार सेंटेंस अगर हम पढ़ें तो क्या आ रहा है? Since she was absent for over a month, चूंकि वो एक महीने से अनुपस्थित थी। तो चूंकि मतलब हमको नहीं मालूम है ना क्या है सेंटेंस। चूंकि वो एब्सेंट थी इसलिए उसको मुश्किल लगा। शी फाउंड इट हार्ड टू कैच अप विद ऑल दैट वाज गोइंग ऑन एट द ऑफिस। ऑफिस में जो भी चल रहा था उसे उसके बारे में उसे पता नहीं चल रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि ऑफिस में कहाँ कैसा क्या काम हो रहा है। तो चूंकि वाला हमारा क्या होगा? डिपेंडेंट की रीज़न है चूंकि वो एब्सेंट थी। चूंकि वो एब्सेंट थी, हाँ तो क्या? क्योंकि वो एब्सेंट रही ना, इसलिए। तो इसलिए क्या समझ में आ रहा है? नहीं, इसीलिए शी फाउंड इट हार्ड टू कैच अप विद ऑल दैट वाज गोइंग ऑन एट द ऑफिस। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? If you are not able to do it yourself, please feel free to take help from anyone here. If you are not able to do it, अगर तुम अभी अपने आप से नहीं कर पा रही हो, अगर नहीं कर पा रही हो इसलिए हेल्प ले लो। अगर नहीं कर पा रही हो का क्या अर्थ है? अपने आप में अधूरा है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या हुआ? प्लीज़ फील फ्री टू टेक अप फ्रॉम एनीवन हियर। ठीक है, टू टेक हेल्प फ्रॉम, किसी से भी मदद ले सकती हो तुम, यहाँ पे एकदम फ्रीली हेल्प ले सकती हो, चिंता हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। और डिपेंडेंट क्या हुआ? इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू इट योर सेल्फ, अगर तुम अपने आप से कोई काम नहीं कर पा रही हो, अगर ये काम तुम अपने आप से नहीं कर पा रही हो तो क्या करें? तो ये करें कि अपने किसी से भी यहाँ पर सहायता लेने में झिझके नहीं, बिल्कुल आप आराम से सहायता मांग सकती हैं। ठीक है, क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज हैव सम पैनकेक्स इन केस यू आर हंग्री। यहाँ पर तो मैम कॉमा नहीं है, कैसे हम स्प्लिट करेंगे? वेल यहाँ पर ये जो इन केस जो है वो ही हमारा यहाँ पर समझ में आ रहा है, यही एक विभाजन कर रहा है सेंटेंस को। हैव सम पैनकेक्स, पैनकेक्स क्या होते हैं बेटा? एक तरीके से पैन क्या होता है? तवा ही होता है ना। पैन के ऊपर जो केक्स बनाए रहते हैं ना, एकदम बहुत अच्छे ऑमलेट जैसे से होते हैं, थोड़े फूले हुए, और दे आर वेरी टेस्टी। तो यहाँ थोड़े से पैनकेक्स लीजिए। इन केस यू आर हंग्री, तो यदि आप भूखे हैं,
यू आर हंग्री, हंग्री मतलब भूख, भूखे हैं। देखिए यदि आप भूखे हैं तो प्लीज़ लीजिए कुछ पैनकेक्स लीजिए। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट आया, जी हाँ आया। इंडिपेंडेंट क्या होगा, हैव सम पैनकेक्स, इंडिपेंडेंट हैव सम पैनकेक्स, और डिपेंडेंट इन केस यू आर हंग्री। क्या क्लियर है स्टूडेंट्स, क्या समझ में आया? यहाँ पर हमारी क्लॉजेस की जो टाइप्स हैं उसके एक्सरसाइज भी यहाँ ख़त्म होती है। होपफुली आपको क्लॉजेस का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक तो करिए ही करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और अगर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सभी के सभी टॉप कोर्सेज है क्लास 6 से क्लास 12 तक के लिए अवेलेबल। और स्टूडेंट्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है। ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उनके लिए लिंक्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक्स पर क्लिक कीजिए और आपको ई बुक्स ई नोट्स ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। आपको चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ मिल जाएंगी। राइट स्टूडेंट्स, इसके अलावा इस वीडियो में क्लॉजेस से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आप बिना वीडियोस को स्किप किए ज़रूर से ज़रूर बेटा पूरी ग्रामर सीरीज़ लगातार देखिए, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। और लास्टली बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना ध्यान रखिए। टेक केयर बेटा, सी यू सून, थैंक यू सो मच।